आमदीद आज के इस तफसीली जायजे में। आज हम इन इंतहाई अहम सियासी मुलाकातों, बदलते हुए इत्तेहाद और इन बयानात को डी कोड करेंगे जो आजकल शह सुर्खियों में हैं। और हाँ, हम ये सब बिल्कुल गैर जानिबदार रहकर करेंगे। जो हक़ाइक़ ज़राए ने बताए बस वही आप तक पहुँचेंगे, बग़ैर किसी सियासी रंग के। तो चलें सीधा मुद्दे पर आते हैं। आज की हमारी इस गुफ्तगू का खाका कुछ यूं होगा। सबसे पहले हम पेशावर के इस अहम इजलास को देखेंगे, फिर पीटीआई के मुतवक्का रद्द-ए-अमल पर बात करेंगे, उसके बाद अडियाला जेल तक रसाई के कानूनी मराहिल और जेल के अंदरूनी हालात, और आखिर में कुछ इंतहाई मुतनाज़ा सियासी तजावीज़ का जायज़ा लेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं पेशावर की इस इंतहाई अहम सियासी मुलाकात की। ये कोई आम मीटिंग नहीं थी, बल्कि इसे सिविल और मिलिट्री ताउन के हवाले से एक बहुत बड़ा शिफ्ट करार दिया जा रहा है। अब ज़रा इस मीटिंग में शुरका की फहरिस्त पर गौर कीजिए। DGISI लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक, मोहसिन नकवी, कोर कमांडर पेशावर जनरल उमर बुखारी और PTI की तरफ से सुहेल आफरीदी। ये नाम बहुत अहम है क्योंकि एक ही कमरे में इन बड़ी शख्सियात का बैठना ही ताकत के इस बदलते हुए तवाज़ुन की असल कहानी सुना रहा है। और इस मीटिंग में जो फैसले हुए ना, वो एक वाज़ेह पॉलिसी शिफ्ट की निशानदही करते हैं। मिसाल के तौर पर PSL का एक मैच पेशावर में कराने का फैसला। बज़ाहिर ये महज एक स्पोर्ट्स इवेंट है, लेकिन इसका वाज़ेह मतलब ये अख़ज़ किया जा रहा है कि मोहसिन नकवी को अब एक तरह से तस्लीम कर लिया गया है। दूसरी जानिब मलाखंड डिवीज़न का जो मखसूस कानून नाफिज करने वाला सिस्टम है, उसे पूरे खैबर पख्तूनख्वा में लागू करने पर इत्तेफाक हुआ ताकि क्राइम को रोका जा सके। लेकिन सबसे बड़ी पेशरफ्त क्या थी? एक बाकायदा तरक्याती कमेटी का क़याम, जिसमें सुहेल आफरीदी, कोर कमांडर, IG और चीफ सेक्रेटरी शामिल होंगे। ये बराह रास्त इस्टेब्लिशमेंट के साथ तावन को ज़ाहिर करता है। अब जाहिर है इस सतह के ताउन के बाद PTI के अंदर से कुछ ना कुछ रद्द अमल तो आना ही था। तो आइए देखते हैं कि वहाँ क्या खिचड़ी पक रही है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बल्कि हैरानकुन तजाद नजर आता है। ज़राए बताते हैं कि सुहेल आफरीदी को जिस इब्तदाई मैंडेट के साथ लाया गया था, वो तो इस्टेब्लिशमेंट की मुखालिफत था। लेकिन अब ज़मीनी हकीकत बिल्कुल मुख्तलिफ है। वो खुद चलकर कोर कमांडर ऑफिस पहुंचे हैं और तरक्याती और सिक्योरिटी बोर्ड्स पर मुकम्मल ताउन कर रहे हैं। 180 डिग्री का टर्न। तो इसका नतीजा क्या निकलेगा? तज्ज़ियाकारों का मानना है कि ये नया ताउन इतना सादा नहीं है। बहुत जल्द पार्टी वर्कर्स और क़यादत की जानिब से सुहेल आफरीदी के खिलाफ एक शदीद किस्म का रद्द अमल देखने को मिल सकता है। हत्ता कि एक मुनज़्ज़म किरदार कुशी की मुहिम भी शुरू हो सकती है। क्योंकि हैरानी की बात यह है कि जो कदम वज़ीर आला अली अमीन गंडापोर ने खुद इस सतह पर नहीं उठाया, वो आफरीदी साहब ने उठा लिया। बस अब अडियाला जेल से एक ग्रीन सिग्नल का इंतज़ार बताया जा रहा है। अडियाला जेल का जिक्र आया है, तो वहीं चलते हैं और देखते हैं कि कैद सियासी रहनुमा की मौजूदा सूरत हाल क्या है और हालिया अहम मुलाकात किन कानूनी मराहिल से गुजरकर मुमकिन हुई। ये मुलाकात रातों रात नहीं हो गई। इसके पीछे एक पूरी कानूनी टाइमलाइन है। हुआ कुछ यूं कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और जस्टिस शाहिद बिलाल पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने बाकायदा हुक्म जारी किया। उन्होंने बैरिस्टर सलमान सफ्तर को फ्रेंड ऑफ द कोर्ट यानी अदालत का दोस्त मुकर्रर किया और हुकूमत को पाबंद किया कि फौरी मुलाकात करवाई जाए। और इसी कानूनी रास्ते से गुजरकर अडियाला जेल के अंदर 3.5 घंटे की वो तफसीली मुलाकात बलाखिर मुमकिन हो सकी। अब इस 3.5 घंटे की तवील मुलाकात में क्या बातचीत हुई और अंदर के हालात क्या हैं, आइए इस पर बात करते हैं। वकील की जानिब से अदालत में जो रिपोर्ट जानी है, उसके हवाले से कुछ बहुत ही अहम हक़ाइक़ सामने आए हैं। एक तरफ तो सेल में हीटर होने के बावजूद शदीद सर्दी की शिकायत है। आंख में खून जमा होने का मसला सामने आया, जिसके लिए हस्पताल जाकर बाकायदा इंजेक्शन लगवाना पड़ा और बताया जा रहा है कि मज़ीद इंजेक्शन्स की ज़रूरत भी पड़ सकती है। और साथ ही दांत का दर्द भी शामिल है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ मुस्बत पहलू भी हैं। मसलन दिन में 3 बार बाकायदगी से वर्जिश करना, अपनी पसंद और मर्जी की खुराक मिलना और मजमूई तौर पर सेहत का बेहतर और मुस्तहकम होना। जाहिर है 3.5 घंटे की इस मुलाकात में सिर्फ सेहत पर तो बात नहीं हुई होगी, कई अहम पैगामात भी बाहर आए हैं। ये पैगामात पार्टी क़यादत, उनकी बहनों अलीमा खान और नूरीन न्याजी, सुहेल आफरीदी और जुनेद अकबर के लिए थे। ज़राए का ये दावा है कि इन पैगामात के बाद हमें बहुत जल्द पार्टी के ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट्स पर कुछ बड़ी अपडेट्स नज़र आएंगी, जो उनकी मुस्तकबिल की हिकमत अमली और हिदायत को वाज़े करेंगी। और अब
اس جائزے کے آخری حصے کی طرف بڑھتے ہیں، جہاں ہم دیگر سیاسی شخصیات کی طرف سے آنے والی کچھ انتہائی متنازعہ بلکہ غیر روایتی تجویزوں اور بیانات کا جائزہ لیں گے، جنہوں نے سیاسی ماحول کو مزید گرما دیا ہے۔ یہ مخصوص نمبر دیکھیے، 500۔ یہ کوئی عام ہندسہ نہیں ہے، بلکہ یہ وہ نمبر ہے جو فیصل واؤٹا نے ایک حالیہ ٹی وی شو میں پورے زور و شور اور اعتماد کے ساتھ پیش کیا ہے۔ فیصل واؤٹا کی بیان بازی میں ایک واضح اور سچ پوچھیں تو کافی خطرناک تبدیلی آئی ہے۔ ماضی میں ان کا بیانیہ یہ تھا کہ اس ملک کو ٹھیک کرنے کے لیے 5000 لوگوں کو ختم کرنا پڑے گا، لیکن اب ان کی تازہ ترین تجویز یہ ہے کہ سڑک پر 500 سیاستدانوں کو گولی مار دینی چاہیے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس نئی فہرست سے آصف علی زرداری اور نواز شریف کو آؤٹ کر دیا گیا ہے، اور کسی جج یا جرنیل کا بھی کوئی ذکر نہیں ہے۔ ویسے ذرائع کا اس پر غیر جانبدارانہ تبصرہ یہ ہے کہ ملک مؤثر اور سنجیدہ پالیسیوں سے ٹھیک ہوتے ہیں، خون خرابے یا ایسی تجویز سے نہیں۔ دوسری طرف ایک بالکل ہی مختلف اپروچ سلمان اکرم راجہ کی جانب سے سامنے آئی ہے۔ ان کی تجویز یہ ہے کہ اس نظام کو بدلنے کے لیے 25 کروڑ عوام اپنے گھروں کی دہلیز پر کھڑے ہو کر قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ اب ذرائع نے اس پر کافی کڑی تنقید کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ ایک طرح سے سیاسی ناکامی کا اعتراف ہے، کیونکہ جب آپ کے پاس کوئی ٹھوس عملی سیاسی حکمت عملی نہیں بچتی تو آپ عوام سے دہلیز پر کھڑے ہونے کی توقع کرنے لگتے ہیں، جبکہ تلاوت تو ایک عبادت ہے جو گھر کے اندر یا مسجد میں بیٹھ کر اطمینان سے کی جاتی ہے۔ تو آج کے اس تفصیلی جائزے کو سمیٹتے ہوئے ذرا اس پوری صورتحال پر غور کیجیے۔ ایک طرف ترقیاتی کمیٹیوں کے ذریعے سول ملٹری تعاون ہو رہا ہے، دوسری طرف سڑکوں پر گولیاں مارنے کی متشدد باتیں ہو رہی ہیں، اور تیسری طرف دہلیزوں پر کھڑے ہو کر اجتماعی تلاوت کی تجاویز دی جا رہی ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنی بکھری ہوئی اور متضاد سیاسی حکمت عملیاں ہمارے پورے نظام کے بنیادی استحکام کے بارے میں آخر کیا بتا رہی ہیں؟ یہ مختلف راستے ہمیں مستقبل کے کس منظر نامے کی طرف لے کر جا رہے ہیں؟ سوچیے گا ضرور۔